एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता था। वो मुझे रोजाना मूली देता और कहता, मैडम जी ये खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 15 साल हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसा लोगों का कहना था। जबकि सच में जानती थी कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से वो मूली लेकर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बस इसकी एक ही आदत अच्छी नहीं थी कि वो हर रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे ये सब काफी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल न किया। दिन में वह घर से बाहर रहता, जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने कसम ली हुई थी और मैं अपनी पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 15 साल को गुजरने के बाद भी जब औलाद न हुई तो सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था, अगर वो मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले से सब्जी लेनी शुरू की थी, वो हमेशा मुझसे पूछता कि औलाद क्यों न हुई, तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी और बाकी सब तो भगवान के हाथों में था। इसमें मैं या मेरे पति कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम आपको पता नहीं है, आप पर जरूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी मूलियों का बगीचा है जो सबसे ज्यादा उम्र वाले औरत को खिला दिया जाए तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बातें सुनकर मैंने शक की नजरों से उसे देखा था। ये किस तरह का इलाज था? भला मूली खाने से मैं प्रेग्नेंट हो जाती? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया था। मैं पढ़ी लिखी थी और इन बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो वो मुझे तलाक दिलवाने में जरा देर ना करेगी। कि पहले ही वो तो इतनी बुरी नजरों से मुझे घूरने लगी है, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथों में हो। ना भाई ना, ये सब कुछ मैं कभी नहीं करूंगी। मैंने उसे मुंह पर साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे मैडम डर क्यों रही हो? और आपको पता है कि आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएंगी सारा सारा दिन, देख लेना। और पहली बात, आपको सास को या किसी को बताने की क्या जरूरत है जब मैं नहीं बताऊंगा? आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? अब फिजूल में इतना सोच रही हैं, एक बार अमल करके देख लें। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते लालच दिया था और मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा था। मुझे आज सोचने का वक्त दो, यह कह के मैंने अपने कमरे की तरफ आ गई। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वो सब्जी वाला बड़ा बेचैन हुआ। आप बस कैसे भी हाँ कर दें। मेरे हाँ कहने के पीछे इसका क्या मकसद था? लेकिन इसके बाद में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए मूली खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे वहाँ एक और सही। और अगले रोज मैंने वाकई उसे हाँ में जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोट किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहने के बावजूद इन सब बातों पर यकीन करके हामी भर चुकी थी और सबसे छुपकर मूली खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नजर न आता तो जल्दी से मेरे आगे मूली कर देता, जिसे मैं अपने कमरे में छुपकर खा जाती। और जब से मैंने सब्जी वाले से वो मूली लेकर खानी शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में होने वाली बदलाव का एहसास सही तौर पर होने लगा था। मुझे यूं लगता था जैसे सास मुझ पर नजर रख रही हो। उस रोज जब सब्जी वाला जब मुझे मूली दे रहा था तो मैं अभी मुड़ी ही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर कर देख रही थी।
इसे यूं देखकर तो मेरे तो डर और खौफ के मारे पसीने छूट गए थे। जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे ओंठ के पास से कुछ साफ किया था। बहू, अगर मूली इतनी पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती। यूं भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर खाना बनाओ। मेरी सास ने गुस्से से कहा था और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शुक्र है इसे यह मालूम हुआ कि मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खाई है। मैंने जल्दी से सास से माफी मांगी थी और खाना बनाने किचन में चली गई थी। लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे की रंगत बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और बिल्कुल भी बौखलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास की काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी। अब सास ने सब्जी वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी थी। अब वो रोज सुबह के भोर के वक्त जाता और ताजा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब लगी थी, लेकिन वो लोग इस गांव के अमीर लोग थे। इनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी कभी अगर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान ही हो जाते थे। इसलिए ज्यादा देर इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था। लेकिन मुझे यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नजर रखे हुई है। मैं जहाँ जाती थी सास पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच जाती थी। और अब सास का यूं सब्जी वाले को घर में पना देना, ये सब सोचकर तो मेरा सर में दर्द हो जाता। लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो यूं महसूस होने लगा था जैसे वो सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो। लेकिन मैं इन सबको अपना वहम ही समझती रही। मूली खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था जब मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। और जो बात मुझे पता चली थी, मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर उससे पैसे भी दिए और उसका धन्यवाद किया था। मुझे यूं खुश देखकर वो सब्जी वाला अजीब सा हंसा था और बोला था, मैडम मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस समय इतनी खुश थी कि मैंने जल्दी से हामी भर दी थी। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा तो वो अजीब तरीके से हंसने लगा था। मैडम ये मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी करूँगा। लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतजार करें, मैं खुद ही बता दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मूली मैं रोजाना देता हूँ अब उसमें नागा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो अपने लबों पर एक अच्छी धुन बजाता हुआ चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद की खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाई बांट रही थी, गरीबों को दान दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव को दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रही थी, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती भी, तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। उस सब्जी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा। और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो चुकी थी, लेकिन अब रोज मुझे मूली खानी पड़ती। पर सब्जी वाले की कोई न कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे घंटा अपने पाँव दबाने का कह दिया था। मैं यह सब करते हुए काफी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोग के दिल में यह ख्याल आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया था मैं मूली नहीं खाऊंगी, फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा?
अगले दिन मैंने अपनी सोच पर अमल करते हुए मूली खाने से मना किया तो सब्जी वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त को ना मानने की वजह से अगर ये सब करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चलकर आए तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी ही दी थी, जैसे इसे यकीन हो कि मैं जरूर आऊंगी। लानत है तुम और तुम्हारी शर्त पर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था, तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी हो तो मैडम जी मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने तुमसे रात को सोने का नहीं कहा, न मैंने गुस्से में कहा। तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खा रही मूली, मैंने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई थी। 1 घंटे बाद मुझे अपनी कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ। सास ने दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो मुझे वो सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वो मूली लाकर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना भी किया, लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाए और कपड़े धोकर इस्त्री अपने काम वाली से करवाकर उसे खुद देने गई थी। और इसके बाद ही ये सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चों की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी अब खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए। इस सब्जी वाले का वो हाल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजर रहे थे। मुझे अपने पति के बजाय सब्जी वाले के सारे काम करने पड़े थे, वो भी छुप छुप कर। सिर्फ एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उसे एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहां पर वो सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा। सास सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, ढीठ बनकर खड़ा रहा था। मुझे इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी, वो क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला था, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, यह मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर मेरी रूह लरज चुकी थी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से अखबार में कुछ छुपा कर लाकर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था, शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ये सब करवाया था? लेकिन क्यों, वो क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सबसे भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई पता था? क्या वो भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे गवारा कर सकता है कि इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले रोज मैं बहुत ज्यादा बुखार में तड़प रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैंने यह अंदाजा लगाया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो ये बात भी कंफर्म करनी थी कि यह बच्चा वाकई सब्जी वाला का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं। और मैं पति से सीधा पूछकर इसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस न पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुप कर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था।
एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी न सोचा था। अगले कुछ दिन में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन उस रोज सास घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकर भी नजर नहीं आ रहे थे और पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था ये सब उस सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी इन सब में इसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वो दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहा, फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे ढेरों पैसे देना, इसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना। ये सब मेरी सोच से बाहर था, पर अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब था। और अगर अब किसी को मेरी गुमशुदगी का पता चल जाता तो सब लोग मुझे भगोड़ी और चरित्रहीन कहकर बुलाते। मैं सोच सोचकर और ज्यादा रोने लगी। उस वक्त अचानक दरवाजा खुला और मेरे शक के मुताबिक वो ही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने रुसवा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितनी कहोगी मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर यूं लाछन न लगने दो। अगर मैं न गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, ये सब तो तुम सच आने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम घर जाना भी नहीं चाहोगी। सब्जी वाले ने मुझसे कहते हुए बोलना शुरू किया, मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को जुए में हार दिया था। और जब लोग इसे लेने आए, मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को इनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो, लेकिन बहन को छोड़ दो। लेकिन वो चार लड़के न माने। मैंने इनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर नंदिनी मौसी के पास चला गया और मदद की भीख मांगी, तो उसने मेरे सामने शर्त रखी थी। मैंने सुने बगैर ही हामी भर ली थी। उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही इन लोगों को भी। मेरे बाप ने नशा न मिलने की वजह से गुस्से और जज्बातीपन में आकर वहीं खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्द ही शादी करवा दी, लेकिन नंदिनी मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। इनका बेटा नामर्द था। इसके पहले 3 दफा तलाक हो चुकी थी। इस बार इसने शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने अनुज का शादी हुआ था, जो इसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरा और तुम्हारा हुआ था। मेरा नाम भी अनुज ही है। इसने कहा था जल्द बच्चा पैदा नहीं करना, बल्कि देर से बच्चा पैदा करना, जिसकी वजह से तुम भी इसकी मुट्ठी में ही रहती और इसकी शुक्रगुजार रहती। जब अनुज तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तब मैं कमरे में आता और वह चला जाता था। वो बस अच्छा पति होने की अदाकारी कर रहा था। मूली में पहले तो ऐसी दवा छिड़कता था जिसे ताकत आए और गर्भ न ठहरे, लेकिन जब नंदिनी मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैं वो दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवा मूली पर छिड़कता था, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा छिड़कना बंद कर दी थी। वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। उस रोज तुमने मूली खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला अगर शुरू के घर में ऐसा हो जाता है और तुम जब मेरे काम करती हो तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह सब नाटक किया।
उस रोज मैंने नंदिनी मौसी से कहा था अब और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच सच बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वह तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चा मार देगी। मैं डर गया था इसलिए वहां से चला गया था, लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। नंदिनी कुछ नहीं कर सकती, वह जानती है मैं तुम्हें लेकर गया हूँ और इसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वो तो बस बच्चा दिखाकर सबको यह साबित करना चाहती है कि इसके बेटे में कोई खोट नहीं, वो लड़कियां ही बाज थीं और लोगों में अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए ये नाटक कर रही है। जब वो खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ इसने ही नहीं मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहां नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। मैं इसके साथ शहर में ही रही थी। नंदिनी मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का डीएनए टेस्ट करवा ली और गांव जाकर सबको सच बताकर नंदिनी का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ न कर पाती। तब लोगों ने नंदिनी पर थू थू की थी और इसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन इन दोनों को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति इसी हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया था और वो तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही था। आपको क्या लगता है नंदिनी ने अपने बेटे की सच्चाई छिपाकर और इतना गंदा खेल खेलकर सही किया था? क्या मेरे पति ने सब्जी वाला बनकर अपनी बहन को बचाने के लिए जो किया वह सही था? मैंने उसे माफ करके सही किया था या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।